अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अय्यूब। आप देख रहे हैं अल-फाहद इवनिंग एकेडमी। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है। आइए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, उसके स्ट्रक्चर को समझते हैं, उसके मीनिंग्स को समझते हैं कि कहाँ कहाँ जो है और किस किस सिचुएशन में जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज की जाती है। आइए देखते हैं, आखिर तक वीडियो को देखें और मालूमात हासिल कीजिए। मैंने सबसे पहले लिखा हूं यहां पे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का बेसिक जो मीनिंग्स है, डिक्शनरी मीनिंग्स अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंट कहते हैं हाल को, यानी मौजूदा जमाना, और इंडेफिनिट कहते हैं गैर मुअय्यन, यानी मुतलक, जो कि मुतय्यन ना हो, कंफर्म ना हो। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट एक ऐसा टेंस है या एक ऐसा जुमला है कि इसको उस सिचुएशन में बोला जाता है जब हमें पता नहीं हो कि ये काम मौजूदा दौर में किस वक्त शुरू हुआ। नॉर्मली ग्रामरियन इस प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिस्कस करने से पहले तीन चार बातें करते हैं। वो बात यह है कि अगर हमें डेली बेसिस पे कोई अपना रूटीन बताना हो, जैसे मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, शाम में जल्दी सोता हूँ, मैं रोज़ाना एक्सरसाइज करता हूँ, इस तरह की जो डेली रूटीन है, इसको बयान करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का सहारा लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमें कोई रोज़ाना की बुनियाद पर चीज़ें रिपीट करने हो, जैसे अ मुस्लिम्स परफॉर्म्स 5 टाइम्स अ डे, एक मुसलमान जो है दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ता है। तो ये जो है एक अमल है, एक एक्शन है जिसको वो डेली बेसिस पे रोजाना की बुनियाद पर रिपीट कर रहा होता है। तो इस तरह के रिपीटिशन वाले एक्टिविटी को भी डिफाइन करने के लिए इंग्लिश में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का सहारा लेते हैं। इसी तरह यूनिवर्सल ट्रुथ जितने भी है, लेट सपोज सूरज मशरिक से तुलू होता है, मगरिब में जाके जो है वो गुरूब होता है। इसी तरह जो है वो चांद सितारे सैयारों की जो भी एक्टिविटीज है, इन सब के लिए जो है हम अगर इसकी जो है डिस्क्रिप्शन करें, इसको बयान करना चाहें, तो उसके लिए इंग्लिश में हम इस टेंस का सहारा लेते हैं। तो इसका समरी ये बना कि अगर हमें अपना कोई रूटीन बयान करना हो, टेली स्टोरी टेलिंग करनी हो, तो हम उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का सहारा लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर हमें कोई रिपीटिशन वाली चीज़ बयान करनी हो, उसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का सहारा लेते हैं। और यूनिवर्सल ट्रुथ जितने भी हैं, जैसे मैंने आपको सूरज की एग्जांपल दी है, उसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का सहारा लेते हैं। आइए इसका स्ट्रक्चर समझते हैं, यानी इसका जो है जुमला स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह इसके जो है ना सेंटेंस को बनाया जाएगा, और इसकी नेगेटिव क्या है, इसकी पॉजिटिव क्या है, और फिर उर्दू में किस तरह हम इसके आइडेंटिफिकेशन करेंगे। फिर मजीद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो सारी बातें हम इस वीडियो में कवर करते हैं। आइए हैं मजीद चीजें देखते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूं इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या है, बहुत ही नॉर्मल, जैसा कि मैं टेंसेस वाली सेंटेंस वाली जो है वीडियो में आपको बता चुका हूं। इसमें भी बिल्कुल सेम बात है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और उसके बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमेशा याद रखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब के हमेशा कौन सी फॉर्म यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो यहां पे सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये है इस प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर ये है। इसको हम जो है ग्रामेटिकली फॉर्मूला भी कह सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या है, आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि पहचान क्या है, किस तरह हम पहचान करेंगे कि उर्दू में जो है वो किस तरह पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वैसे नॉर्मली ये बात आसानी के लिए बताई जा रही है, मेथोडोलॉजी वैसे इस तरह नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं कि एक्सप्रेशन या इजीनेस के लिए, चीज़ों को आसानी से समझने के लिए ज़रूरी है कि मैं थोड़ा सा ये भी डिस्कस कर दूं कि जुमलों के आखिर में अगर मैं उर्दू में इसके ट्रांसलेशन करता हूं, तो जुमलों के आखिर में ता है,
ता है, ती है, ते हो वगैरह आते हैं। मतलब जुमले में जब भी मैं अगर उर्दू में किसी जुमले का ट्रांसलेशन करता हूं तो उस ट्रांसलेशन से अगर उर्दू के उस जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते हो वगैरह आता है तो मैं समझता हूं कि ये प्रेजेंट डेफिनिट है। तो ये छोटी सी जो है आइडेंटिफिकेशन है। जरूरी नहीं है कि तमाम सेंटेंस में ता है, ती हो आता हो। जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, तो इसमें भाई कहीं पे तो ता है, ती है नहीं आ रहा, लेकिन ये प्रेजेंट डेफिनिट का सेंटेंस है। तो ये मोस्टली जो है वो, मैं अगर आपसे बात करूं 70% सेंटेंस के लिए जो है ना ये रूल आप इस आइडेंटिफिकेशन को जो है जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ कि 70% सेंटेंस इंडेफिनिट कैसे हैं कि जिसमें जुमलों के आखिर में, सेंटेंस के आखिर में ट्रांसलेशन करने पर ताहे तीहे आता है। तो जितने भी ताहे तीहे आने वाले सेंटेंस है उन तमाम सेंटेंस को प्रेजेंट डेफिनिट में हम इंक्लूड करते हैं, काउंट करते हैं। यह है आइडेंटिफिकेशन। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद इसकी जो है आइडेंटिफिकेशन है, यानी उर्दू में जुमलों के आखिर में जो है ताहे, तीहे, तेहे वगैरह आते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। लेट सपोज मैं इसकी एग्जाम्पल लेता हूं, मैं कहता हूं बिलाल स्पीक्स इंग्लिश। बिलाल स्पीक्स इंग्लिश। बिलाल स्पीक इंग्लिश। बिलाल इंग्लिश बोलता है। अब यहां पे आप देखें कि ये एक सब्जेक्ट है और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हुई है? फर्स्ट फॉर्म। इस तरह ये ऑब्जेक्ट है जो कि आप यहां देख सकते हैं। फॉर्मूला में मैंने लिखा सब्जेक्ट, ये बिलाल सब्जेक्ट आ गया। मैंने लिखा स्पीक्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। समझ में आई बात आपको? लेकिन यहां पे एक सवाल ये पैदा हो रहा है कि भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो है, लेकिन आखिर में ये जो एस का इजाफा हुआ ये क्यों हुआ? क्या वजह है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो एस नहीं आता? लेकिन प्रेजेंट डेफिनिट में हमेशा दो बात याद रखनी है। 2 पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 2 पॉइंट्स याद रखने की है। की पॉइंट्स आप इसको कह सकते हैं। नंबर 1, अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा, क्या होगा? सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, जैसे ही है, शी है, इट है, या कोई सिंगल नेम, अली वगैरह सिंगल नेम, डॉग एक सिंगल नेम है, ठीक है, जैब एक सिंगल नेम है, अयूब एक सिंगल नेम है। इसी तरह ही, शी, इट, ये एज अ सब्जेक्ट आ रहे हो सेंटेंस में, तो उस सूरत में हम वर्ब के आखिर में एस या ई एस का इजाफा करेंगे। बात समझ में आई आपको? मैंने कहा कि मैं जब इस सेंटेंस पे कंसीडर करता हूं, गौर करता हूं, तो मुझे पता चलता है कि स्पीक तो फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन स्पीक के आखिर में एस क्यों आ रहा है? ये वाला एस क्यों आ रहा है? तो भाई इसका जवाब ये है कि 2 की पॉइंट्स आपको याद रखनी है कि अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हो, सिंगुलर क्या? ही, शी, इट या कोई सिंगल नेम, तो उस सूरत में वर्ब के आखिर में, ये वर्ब है, इसके आखिर में एस या ईएस का इजाफा करेंगे। जब मैं एस और ईएस का बोलता हूं तो मुझे एक और सवाल क्रिएट होती है माइंड में, वो क्या है? वो ये है कि भाई एस कहां ऐड करेंगे और ई एस कब ऐड करेंगे? तो इसका भी जवाब ले लीजिए। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर जो वर्ब सेंटेंस में यूज हो रहा है वो एंड कर रहा है या आखिर हो रहा है उसका एसएच से, सीएच से, एक्स से, ओ से या डबल एस से, इन तमाम सूरतों में हम जो है ई एस का इजाफा करेंगे, ई एस को ऐड करेंगे, वरना एस ही रहेगा। लेट सपोज मैंने कहा जैब एक लड़की है, वो कपड़ा धोती है,
क्या करती है? वॉशेस, क्लोथ्स, क्या? क्लोथ्स। जैब वॉशेस क्लोथ्स, जैब कपड़ा धोती है। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं ये वॉश एक वर्ब है जिसका एंड हो रहा है एस से, ई एस एच, जिसकी वजह से मैंने ई एस का इजाफा कर दिया। तो ये जो रूल है एस एच पे जो है एंड हो रहा है, तो मैंने इसको क्या किया? ई एस के साथ किया, ना कि एस के साथ किया। ये बात क्लियर है आपको या नहीं? एक दफा फिर समझ लो। मैंने कहा कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ही शी इट वगैरह, तो उस सूरत में वर्ब के आखिर में एस या एस का इजाफा करेंगे। कहां पे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अच्छा, जब हम एस या एस का इजाफा करेंगे तो एक मजीद क्वेश्चन क्रिएट होता है, वो ये है कि सर एस कहाँ ऐड करेंगे और ई एस कहाँ ऐड करेंगे, यानी कब कब इसको ऐड करेंगे? तो इसका जवाब ये है कि अगर वर्ब जो आप सेंटेंस में यूज कर रहे हैं वो अगर एस एच पे खत्म हो रहा है, सी एच पे खत्म हो रहा है, एक्स पे खत्म हो रहा है, ओ पे खत्म हो रहा है या डबल एस पे खत्म हो रहा, इन तमाम कंडीशंस में, इन तमाम केसेस में आप जो है ईएस का इजाफा करेंगे। इसकी एक एग्जांपल मैंने दे दी। एक वर्ब है वॉश जो कि एस एच पे एंड हो रहा है, एस एच पे खत्म हो रहा है, तो उसमें हमने ईएस लगाया। इसी तरह मैं अगर एक और एग्जांपल दूं, जैसे अली की बात कर लूं, अली गो टू स्कूल। अब यहां पे ये जो वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन साथ साथ जो है ये वो एंड किस पे हो रहा है? ओ पे। ओ पे एंड होने की वजह से मैंने यस का इजाफा कर दिया इस रूल को देखते हुए। समझ में आई बात? तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डिफिकल्टीज हो, कोई भी इशू हो, आप कमेंट बॉक्स में जाके हमसे पूछ सकते हैं। हम एवरी टाइम आपकी जो है क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए रेडी है। तो आइए मजीद कुछ की पॉइंट्स जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हवाले से देखते हैं। अब इसकी बात आती है नेगेटिव और इंटरोगेटिव की। नेगेटिव और इंटरोगेटिव की, कि नेगेटिव के सेंटेंस कैसे बनेंगे और इंटरोगेटिव के कैसे बनेंगे। नेगेटिव, इसका नेगेटिव बहुत आसान है। पॉजिटिव ये रहा आपके सामने है एग्जांपल। मैं अगर इसका नेगेटिव बनाता हूं तो नेगेटिव इसका होगा ज़ेब, उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब यूज होगा डज, उसके बाद नॉट आ जाएगा, उसके बाद वॉशेस की जगह जो है हम वॉश कर देंगे क्लोथ्स। बहुत इजी। ज़ेब डज नॉट वॉश क्लोथ्स। क्या किया? एक हेल्पिंग वर्ब, हमने एक हेल्पिंग वर्ब का सहारा लिया डज, और उसके बाद नॉट लगाया, उसके बाद वॉश, जो इसका फर्स्ट फॉर्म इन रियल जो असल हालत में है वो हमने लिख दिया, ई एस को जो है हटा दिया। हमारे एक टीचर हैं, वो कहा करते थे कि ये जो डज है ना, ये सिर्फ जो है आपको याद दहानी के लिए बता रहा हूँ, एक इसको जो है ना आप लतीफ़ा समझ ले, लेकिन इजी टू मेमोराइजेशन है। वो ये है कि जब हम जो है ना डज लगाते हैं ना, तो इस डज की वजह से जो है वो ईएस डज करके हट जाता है। तो ये एक वो था, मतलब मजाक कह लें आप इसको, ताकि आपके माइंड में रहे कि हम जब भी इसको नेगेटिव में चेंज करते हैं तो डज के साथ जो है नोट लगाते हैं और उसके बाद वर्ब के आखिर में एस या एस का जो इजाफा करते हैं उसको हटा देते हैं, वो अपनी असली हालत में आ जाती है। इसी तरह इंटरोगेटिव में क्या करते हैं, जस्ट जो है वो हेल्पिंग वर्ब डज ये स्टार्ट में आ जाएगा और जेब जो है वो सेकंड में, फिर वॉश वही अपनी हालत में, क्लोथ्स, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। बहुत इजी, समझ में आ गई होगी यकीनन। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जो है हमसे पूछ सकते हैं, हम जो है आपके आंसर देने के लिए तैयार हैं। आखिर में मजीद कुछ एग्जाम्पल आपके पेश खिदमत करता हूँ ताकि आपको आसानी रहे, चीज़ें मजीद क्लियर हो। उसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एग्जाम्पल्स। मैं लिख रहा हूँ एक सेंटेंस जो है we recite the
होली कुरान, वी रिसाइट द होली कुरान, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, रिसाइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वी जो है वो सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे वी जो है सब्जेक्ट है, वी जो है प्लूरल है। मैंने वहां बात की थी आपसे, जो की पॉइंट्स मैंने बताया उसमें सिंगुलर की बात हुई थी, प्लूरल की नहीं। प्लूरल अगर सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल में वर्ब जो है अपनी हालत में ही होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, एस या ईएस का इजाफा नहीं करेंगे। तो वी रिसाइट दी होली कुरान, इसको मैं नेगेटिव बनाऊंगा, वी डू नॉट रिसाइट दी होली कुरान। इसका मैं इंट्रोगेटिव बनाऊंगा, डू वी रिसाइट दी होली कुरान, क्वेश्चन मार्क। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि मैंने डू नॉट लगाया या डू लगाया। जब सिंगुलर में यूज कर रहा था एज अ सब्जेक्ट तो मैं लगा रहा था डज या डज नॉट, लेकिन जब मैं सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल यूज कर रहा हूं तो मैं डू नॉट या डज नॉट लगा रहा हूं। तो ये बात भी याद रखनी है कि अगर प्रेजेंट डेफिनेट में सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा नेगेटिव में वो डज नॉट होगा, और अगर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो फिर उस सूरत में डू नॉट या जस्ट डू जो है वो लगेगा। तो मैं समझता हूँ आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी मज़ीद क्वेश्चन अगर आपके माइंड में हो तो हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाके जो है आप अच्छे से अच्छे जो है वो कमेंट से नवाजिए। कोई क्वेश्चन हो उसे ड्रॉप कीजिए, हम आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए रेडी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको जो है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।